हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएमएस स्टडी टॉप वन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का वीवीआई क्वेश्चन क्या देखेंगे। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे। तो क्या हम लोग का बुक क्या है, फिजिक्स है। क्या है, फिजिक्स के चैप्टर 1 क्या है, चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन 2023 क्या है, टारगेट 100%। मतलब जो हम इसमें बताएंगे टारगेट 100% क्या है लिखा हुआ है कि जो भी क्वेश्चन बताएंगे ना इसी से आपका क्वेश्चन, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। मतलब इससे बाहर पूछे नहीं, क्या है कि इससे बाहर पूछने की इसमें ना क्वेश्चन हम क्या ले 4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है। और जो भी पहला क्वेश्चन क्या है आपका, प्रकाश के परावर्तन क्या है। प्रकाश के परावर्तन क्या है, प्रकाश को किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब प्रकाश का परावर्तन क्या है, मतलब प्रकाश को किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का। अब मान लो किसी वस्तु से प्रकाश टकरा कर लौटती है, जब हमारी आंख तक पहुंचती है तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। जब तक कोई वस्तु पर प्रकाश पड़कर हमारी आंख तक नहीं पहुंची तब तक हम उस वस्तु को नहीं देख पाए। इसलिए हमें पीछे की वस्तु दिखाई नहीं, क्या उससे प्रकाश, उस पर पड़ने वाला प्रकाश लौट कर हमारी आंखों तक नहीं पहुंचती है। गेंद अगर दीवार पर मारते हैं तो गेंद क्या होता है, पड़ने के बाद क्या, दीवार पर पड़ने के बाद वापस लौट जाता है। तो वहाँ गेंद का परावर्तन, लेकिन यहाँ किसका होगा, प्रकाश का। तो बस परावर्तन मतलब क्या होता है, लौटना होता है। क्या होता है, परावर्तन मतलब लौटना होता है। तो बोला तो प्रकाश के परावर्तन, तो प्रकाश को किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगला क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे। क्या करना है, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखे। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम, एक नंबरिया में पूछता है, आपको बहुत बार पूछता है, हर साल। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला क्या, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में। क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा हो जाएगा आपतन कोण, परावर्तन कोण के बराबर। मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, मतलब दोनों कोण क्या होता है, आपस में बराबर। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। क्या है, अवतल एवं उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट। क्या करें, अवतल एवं उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट क्या है, अवतल एवं उत्तल दर्पण में निम्नलिखित अंतर। क्या है, निम्नलिखित अंतर है। तो पहला क्या है, अवतल दर्पण बाहर से कलई किया रहता है। मतलब अवतल दर्पण जो होता है ना, वो बाहर से कलई किया रहता है। उत्तल दर्पण अंदर से कलई किया रहता है। मतलब उत्तल दर्पण जो होता है अंदर से कलई किया रहता है। अवतल दर्पण में सीधा एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में सीधा और उल्टा दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। उत्तल दर्पण में केवल सीधा प्रतिबिंब क्या बनते हैं, उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से क्या होता है, सीधा प्रतिबिंब बनते हैं। उत्तल दर्पण में केवल सीधा प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल दर्पण में वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। जो अवतल दर्पण होता है उसमें वास्तविक आभासी दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। उत्तल दर्पण में केवल आभासी या काल्पनिक पर, देखिए आभासी या काल्पनिक दोनों की है, याद रखिए कि आभासी काल्पनिक ही है। तो उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनते हैं या काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं, याद रखिए कि उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। चौथा है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती। क्या है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती। क्या होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है। अगला क्या है, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण के उपयोग लिखे। क्या लिखना है, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण के उपयोग लिखे। अवतल दर्पण का उपयोग तो क्या है, अवतल दाढ़ी बनाने में क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में करते हैं। टॉर्च तथा वाहनों के हेडलाइट में, सौर भट्टियों में, रोगियों के नाक कान गले दांत आदि में। मतलब अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में करते हैं, टॉर्च तथा वाहनों के हेडलाइट में, सौर भट्टियों में, रोगियों को नाक कान गले आदि को देखने में। याद है कि टॉर्च तथा वाहनों के हेडलाइट, जो हेडलाइट है उसमें अवतल दर्पण का उपयोग होता है। लेकिन जैसी साइड मिरर की बात आएगा ना, वाहनों को साइड मिरर के रूप में क्या करते हैं, उत्तल दर्पण को। लेकिन हेडलाइट के रूप में क्या करते हैं, लाइट के रूप में। याद रखिए कि हेडलाइट के रूप में किसका उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का। अगला आ जाएगा उत्तल दर्पण के उपयोग। क्या जाएगा, उत्तल दर्पण के उपयोग तो वाहनों के साइड मिरर के रूप में, उत्तल वाहनों के साइड मिरर के रूप में, शहरों एवं बाजारों में लैंपों के रूप में। जो शहरों और बाजारों के गलियों में, जो शहरों गलियों में और बाजारों में किसके रूप में क्या था, लैंपों के रूप में। किसमें, लैंपों के रूप में। पहला क्या, आवर्धन। आवर्धन क्या है, वर्णन करे। तब प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। क्या है, आवर्धन। प्रतिबिंब की ऊंचाई या वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, एम बराबर एच डैश बाई एच हो जाएगा। एम बराबर वी वाई कहते वी वाई यू भी होता है, याद रखिए एम बराबर वी वाई यू भी होता है, एम बराबर एच डैश बाई एच भी होता है। क्या है, गोलीय दर्पण क्या है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी ज्ञात है। क्या है, गोलीय दर्पण क्या है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या एवं
वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात करें। चलिए पहले गोलीय दर्पण क्या है। तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होती है। मतलब गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह एक खोखले गोला की भाग होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी क्या होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ए बराबर r/2, तो एफ आर कितना दिया था आपका, त्रिज्या कितना था 20 सेंटीमीटर, हो जाएगा 20 सेंटीमीटर/2 कट करेगा 10 सेंटीमीटर। एफ कितना आ गया, फोकस दूरी कितना आ गया आपका 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी ना वक्रता त्रिज्या की आधी, तो फोकस दूरी 20 है, तो इसका आंसर कितना 10 है। डायरेक्ट भी हम इसको आधा कर दें तो कितना है 10 सेंटीमीटर। तो याद रखिए कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, लेकिन वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी क्या होती है, दुगनी होती है। अगर फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर होता और वक्रता त्रिज्या निकला तो कितना होता, दुगना होता, 40 सेंटीमीटर हो जाता। तो याद रखिए वक्रता त्रिज्या दुगना होता है, फोकस दूरी आधी होती है। साथ हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देखते हैं। इसका मतलब कहने का मतलब कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में, यहाँ इसके जगह साइड मिरर भी बोल सकता है कि साइड मिरर के रूप में क्यों करते हैं या क्यों वरीयता देते हैं। हम वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा एवं छोटा बनता है और इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है, क्योंकि यह बाहर की ओर वक्रित होता है, जिससे चालक को किसी भी वस्तु को देखने में आसानी होता है। तो उत्तल दर्पण का इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि उत्तल दर्पण किसी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है और इसका दृष्टि क्षेत्र का बहुत बड़ा होता है, क्योंकि यह बाहर की ओर विकृत होता है, जिससे ना ड्राइवर को किसी वस्तु को देखने में आसानी होता है। उसका कितना भी दूरी पर है उसका प्रतिबिंब छोटा बनाएगा, उसका सीधा बनाएगा, इसलिए ड्राइवर को पता चल जाए कि वस्तु कहाँ है और कैसे है। सीधा बनता है इसलिए ड्राइवर को कोई दिक्कत नहीं होता। क्या है, अवतल दर्पण के दो उपयोग। क्या लिखना है, अवतल दर्पण के दो उपयोग लेता है। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में क्या आता है। पहला क्या है, अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में क्या आता है। दूसरा हो जाएगा अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट के रूप में क्या, गाड़ी के हेडलाइट जो होता है उसमें अवतल दर्पण लगाता है, साइड मिरर में उत्तल दर्पण। यहाँ देखो क्वेश्चन कन्फ्यूज करता है कि अवतल दर्पण का उपयोग हेडलाइट, किसकी लाइट, हेडलाइट है, और साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण। तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा आप लोग, क्या कि हेडलाइट तक क्या हो जाएगा अवतल दर्पण, साइड मिरर तो उत्तल दर्पण। बोला है वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करता है। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर क्या है। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। पहला जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह उल्टा तथा सीधा होता है, यह सदैव सीधा होता है। क्या होता है, यह सदैव सीधा होता है, यह सदैव, यह क्या होता है, यह उल्टा एवं सीधा दोनों होता है। क्या है, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित, कहाँ स्थित है, फोकस पर। जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित है तब उसका प्रतिबिंब अनंत पर, कहाँ, अनंत पर बनता है और वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। तो देखिए जब वस्तु कहाँ से फोकस पर स्थित है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। देखिए अनंत पर बन रहा है, पता नहीं चले कहाँ बन रहा है। अगला क्या है, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित है तब जब क्या हो जाएगा, तो उसी बोले जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित तब उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के। तो याद रखिए फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच प्रतिबिंब बनता है। जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्र। देखिए वस्तु जब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर यहाँ से फोकस से होकर गुजरेगा, फोकस होकर सीधे परावर्तन के बाद वापस लौट जाएगी, फिर ये किरण क्या हो जाएगा, वस्तु से होकर दर्पण जाएगी, दर्पण पर से फिर वापस लौट जाएगी। अब देखिए वस्तु है ना, तो वस्तु यहाँ पर है, तो जिस क्या वस्तु से उल्टा बनाना पड़ता है। जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो तब उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है और वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार के बराबर। जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर स्थित तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी पर बनेगा। वास्तविक क्या हो जाएगा, वास्तविक जिस ओर वस्तु उसी ओर न बन रहा है, वास्तविक है। और उल्टा क्या, वस्तु से उल्टा बन रहा है और वस्तु के आकार के बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जब वस्तु अवतल के वक्रता केंद्र पर स्थित तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर सी पर ही बनता है। अगला क्या है, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित है हो तब उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। जब वस्तु ना अनंत क्या हो जाएगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस। क्या हो जाएगा, ये आपका ध्रुव हो जाएगा, ये आपका फोकस हो जाएगा एफ। ये दोनों के बीच में क्या बनेगा, ये दोनों के बीच में वक्रता केंद्र और
फोकस के बीच में बने, कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है। तो जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित है तब उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा तथा वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनेगा। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है और वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत छोटा आता है। देखिए जब वस्तु कहाँ से आ रहा है, अनंत से, जब वस्तु अनंत से आता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। फोकस वस्तु देखिए बहुत बड़ा, ये बहुत छोटा है तो वस्तु से बहुत छोटा बनता है। तो याद रखिए जब वस्तु अनंत पर स्थित उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, जब फोकस पर स्थित उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर। याद रखिए जब फोकस पर तो अनंत पर, अनंत पर तो फोकस पर बनता है। तो चलिए आज हम लोग का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। अगले वीडियो में, अगला जो वीडियो बने उसमें क्या, बायोलॉजी का VVI बने, क्या बनाएंगे, बायोलॉजी। केमिस्ट्री का हो गया, बायोलॉजी का। आप केमिस्ट्री का नहीं देखे तो क्या होगा, आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, याद रखिए इससे बाहर क्वेश्चन आपसे नहीं आने वाला। अब इसका बच गया क्या, अगला चैप्टर 2 आने वाला है, 3 वैसी, चौथा है विद्युत धारा। सभी का VVI इधर एक मतलब 20 दिन के अंदर में ख़त्म कर देना। उसके बाद फिर क्वेश्चन बैंक से पढ़ेंगे सभी का, जो भी हर ईयर वाला पढ़ते चले जाएंगे। तो चलिए आज हम लोग का वीडियो यहीं तक समाप्त है। वीडियो अच्छा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब देखिए शेयर करिएगा, क्या कि शेयर करने से जो भी आपका दोस्त है उसका नहीं हुआ तो क्या करें, इसे करके अपना तैयारी एग्जाम का बहुत अच्छा करें। आप जो हम बता रहे हैं ना उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। जो भी क्वेश्चन बता रहे हो क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, मतलब उससे बाहर तो नहीं आएगा, भले उसमें क्वेश्चन कुछ छूटेगा लेकिन उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला, याद रखिएगा। तो चलिए आज वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं।